नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। आप देख रहे हैं हमारे हेल्थ से जुड़े खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की कि आखिर इसमें कितना ज़्यादा बदलाव हुआ है और आज ये इतना सफल प्रयोग साबित हुआ है कि जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज आज होम्योपैथी पद्धति में संभव है। आज हमारे साथ इंदौर स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर A.K. द्विवेदी, जो कि आयुष मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार हैं। इसी के साथ एडवांस होम हेल्थ सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर HOD हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। सर, सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि आखिर होम्योपैथी होता क्या है। होम्योपैथी एक चिकित्सा प्रणाली है। जिस तरीके से एलोपैथी है, आयुर्वेद है, यूनानी है, योगा है, नेचुरोपैथी है, उसी तरीके से भारत सरकार ने होम्योपैथी को भी मान्यता दे रखी है। आज होम्योपैथी का बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका है देश में। लोगों को भी मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज होम्योपैथी में बैचलर कोर्स है BHMS, जो 5.5 वर्ष का होता है, जिसमें 4.5 साल की पढ़ाई होती है रेगुलर और 1 वर्ष का इंटर्नशिप किया जाता है। उसके पश्चात 3 वर्ष का MD होता है। अलग अलग विषय में होम्योपैथी में भी MD पढ़ाया जाने लगा है। होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली खास करके लोगों को पता है कि यह जटिल बीमारियों के इलाज के लिए होती है। लोग जब उनकी बीमारियों का इलाज करा करके थक जाते हैं, तब आखिरी में होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली की ओर आते हैं। या ऐसी बीमारियां जो बार बार हो जाती हैं, वो ठीक नहीं हो पाती हैं, बार बार होना उनका रुकता नहीं है, तब लोगों का रुझान होम्योपैथी की ओर होता है और तब वो लोग हमारे पास होम्योपैथिक चिकित्सक के पास आते हैं। तो होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली उन बीमारियों के ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है जिनका इलाज या तो संभव ही नहीं है या फिर वो बार बार हो जाते हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जिस पर एक महारत हासिल अब तक कर चुका है होम्योपैथी। होम्योपैथिक बीमारियों के महारत की यदि मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि पहले 5 साल से 15 साल के बच्चों का टॉन्सिल्स ऑपरेट कर दिया जाता था, लेकिन जब से सोशल मीडिया और मीडिया का चलन हुआ है और लोगों को होम्योपैथी के बारे में पता चला है, तब से मुझे लगता है कि पिछले 20 वर्षों में टॉन्सिल्स के ऑपरेशन में काफ़ी कमी आई है। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं पथरी की, तो पथरी 1 बार 2 बार 3 बार ऑपरेशन के बाद भी पुनः शरीर में बन जाती है। पथरी के ऑपरेशन में भी काफ़ी कमी आई है। होम्योपैथिक दवाइयाँ लेने से लोगों की पथरी 20 दिन 25 दिन या महीने 1.5 महीने में ही निकल जाती है। यदि पथरी की साइज़ छोटी है, 5-7 mm या 10 mm तक की है, तो होम्योपैथिक दवाइयों से आसानी से निकल जाती है और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके से फिशर, फिस्टुला, पाइल्स में भी होम्योपैथिक दवाइयों से काफ़ी लोगों को आराम मिला है। यदि मैं और जटिल बीमारियों की बात करूं जिसके लिए लोगों को लगता था कि इसका इलाज ही नहीं है, जैसे मैं बात कर रहा हूं अप्लास्टिक एनीमिया के लिए। अप्लास्टिक एनीमिया एक गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर का बोन मैरो काम करना धीरे धीरे कम कर देता है या बंद कर देता है और उसके कारण शरीर में ब्लड का बनना कम हो जाता है या ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो कार्पसेल्स होते हैं, खास करके प्लेटलेट्स, RBC और WBC, वो बनना कम हो जाता है। अप्लास्टिक एनीमिया में प्लेटलेट्स का बनना बंद हो जाता है और उसके लिए जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है, या तो लोगों को ATG इंजेक्शन लगाया जाता है या साइक्लोस्पोरिन नामक दवाई दी जाती है एलोपैथी में, या फिर उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इतना आसान नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट काफ़ी कठिन है और उसके लिए काफ़ी खर्चा भी लगता है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग अस्पतालों में 25 से 40 लाख 50 लाख तक का खर्चा लगता है, जो एक साधारण परिवार या साधारण व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ऐसी अप्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारी या पैनसाइटोपेनिया या ITP या MDS जैसी बीमारियों पे भी होम्योपैथिक दवाइयों ने अपनी सफलता साबित किया है। हमारे पास ऐसे कई मरीज आए हैं जिनके प्लेटलेट काउंट 500, 1000 या 2000, 5000 से 10,000 होते थे। वो लोग अस्पताल में एडमिट होते थे। अस्पताल में एडमिट होने के बाद भी, डेली प्लेटलेट्स चढ़ाने के बाद भी उनका प्लेटलेट काउंट नहीं बढ़ता था और होम्योपैथिक दवाई देने के बाद उनके प्लेटलेट का काउंट्स बढ़े और आज वो सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं तो प्रोस्टेट के ऑपरेशन की, जब मेल पुरुष जो होता है उसकी उम्र
50 या 55 वर्ष के ऊपर बढ़ने लगती है तो उनमें प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने लगती है। और प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने का लोगों को लगता था कि केवल एकमात्र उपाय है ऑपरेशन, लेकिन होम्योपैथिक दवाइयों ने ऑपरेशन से ऐसे कई मरीजों को, हज़ारों मरीजों को बचाया है जिन्हें पूर्व में ऑपरेशन की सलाह दी गई थी। होम्योपैथिक दवाइयों का प्रोस्टेट की बीमारी पर पुरुषों में बहुत अच्छा चिकित्सकीय परिणाम मिला है। इसी तरीके से दूसरी एक बीमारी है जिसको एवीएन बोलते हैं, अवास्कुलर नेक्रोसिस। यह भी एक जटिल समस्या है जो किसी को भी हो सकती है, पुरुषों को भी हो सकती है और महिलाओं को भी हो सकती है। इसमें हमारा जो हिप जॉइंट होता है उसमें हेड ऑफ फीमर खराब होने लगता है और उसके लिए भी लोगों को लगता है कि ऑपरेशन ही एकमात्र सलाह है या ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है। ऐसे कई मरीज आए जिन्हें होम्योपैथिक दवाइयाँ लेने के बाद एवीएन में भी काफ़ी आराम मिला है। यदि मैं कैंसर की बात करूं तो आज कैंसर सर्दी खांसी जैसा हर तीसरे मरीज को होते जा रहा है या हर तीसरे व्यक्ति को होते जा रहा है। कैंसर के सभी स्टेज के मरीज हमारे पास आते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज। और कैंसर में होम्योपैथिक दवाइयाँ कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के साथ साथ भी लोगों को कारगर साबित हो रही हैं। तो कैंसर जैसी असाध्य बीमारी में भी होम्योपैथी ने काफ़ी अच्छे परिणाम दिए हैं। जैसे डॉक्टर आपने बताया कि बहुत ज़्यादा समय के साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर 25 साल का इतिहास उठाकर देखें, होम्योपैथी डिसीज़ में कितना प्रगति हुई है, क्या कुछ डेवलपमेंट हुए हैं अब तक? यदि मैं पिछले 20-25 वर्षों की बात करूं तो 20-25 वर्षों में मुझे लगता है कि होम्योपैथी ने जिस तरीके से विकास किया है या जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है या जिस तरीके से अनुसंधान हुआ है, मुझे लगता है होम्योपैथी का परिणाम उसी के कारण काफ़ी बेहतर हुआ है। पहले DHMS कोर्स हुआ करता था जो 4.5 साल या 4 साल का कोर्स हुआ करता था, उसको ग्रेजुएट डिग्री BHMS में कन्वर्ट किया, उसके बाद MD कोर्स स्टार्ट किया। तो इस तरीके से हमने होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों को और बेहतर किया। और मेडिकल कॉलेजों में एलाइड जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे सर्जरी है, ऑप्स गायनी है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है, पैथोलॉजी है, उनका अच्छे से पढ़ाया जाना स्टार्ट हो गया। तो वो पढ़ाया जाना स्टार्ट होने के कारण जो होम्योपैथ कॉलेज से अब पढ़ के निकल रहे हैं उनको अच्छा नॉलेज होता है बीमारियों का। और जब डिसीज़ का नॉलेज अच्छा होता है तो उसका सिम्टम्स लेकर के प्रॉपर केस टेकिंग करके और इन्वेस्टिगेशन को समझते हुए, स्टेज ऑफ डिसीज़ को समझते हुए जो होम्योपैथिक दवाइयों का चयन करते हैं और उसके प्रॉपर रिपीटिशन ऑफ डोज करते हैं, उससे लोगों को जल्दी आराम मिलने लगा। तो उससे क्या हुआ कि लोगों को जो यह एक भ्रांति थी कि होम्योपैथी एक धीमा इलाज है या धीमे आराम पहुंचाता है, वह बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत तेज़ आराम पहुंचाती है। ऐसी बीमारियां जो 20 साल, 25 साल, 30 साल के एलोपैथिक इलाज से भी ठीक नहीं होती थी या अन्य इलाज से ठीक नहीं होती थी, उसको भी होम्योपैथिक दवाइयों के माध्यम से 2 साल, 3 साल में ठीक किया जा चुका है या जा रहा है। यदि मैं बात करूं अस्थमा या आर्थराइटिस, गठिया या फिर सोरियासिस जैसी असाध्य बीमारियां जिसको कई चिकित्सक बोल देते हैं कि यह ठीक ही नहीं होगी, होम्योपैथिक दवाइयों के लगातार सेवन से 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में पूरी तरीके से मरीजों को आराम मिल चुका है और वो लोग बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं। सर, मौजूदा परिवेश की बात की जाए, जितनी बीमारियां हैं उतनी चिकित्सा पद्धति आ गई है। होम्योपैथी आज के सिनेरियो में कितना फिट बैठता है? आज के सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो होम्योपैथी सबसे ज़्यादा फिट बैठती है। जिस तरीके से वायरल बीमारियां बढ़ रही हैं, चाहे मैं स्वाइन फ्लू की बात करूं या डेंगू की बात करूं या फिर अन्य इसी तरीके की बीमारियों के लिए बात करूं, तो जहां पर कोई दवाइयां ही नहीं होती हैं, बीमारी का अटैक आता है या वो बीमारियां काफ़ी बड़े लार्ज स्केल पर फैल जाती हैं और लोग उसका दवाई खोजना चालू करते हैं, ऐसे में होम्योपैथिक दवाइयाँ लक्षणों के आधार पर चयन की जाती हैं और उससे लोगों को काफ़ी आराम भी मिले हैं। यदि आप देखेंगे पिछले 10 सालों में तो चिकनगुनिया पर होम्योपैथी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। चिकनगुनिया के मरीज अभी भी आते हैं। जब 2006 में लोगों को चिकनगुनिया हुआ था, 2006-07 में, तो आज मैं 12-13 साल बाद कर रहा हूँ, तो उस समय से भी आज तक उनका दर्द कम नहीं हुआ और होम्योपैथिक दवाई लेने के बाद उनका दर्द ठीक हो जाता है। इसी तरीके से डेंगू की बात करूं तो जब डेंगू का प्रकोप होता है तो उस समय
होम्योपैथिक दवाइयाँ काफ़ी अच्छा कारगर साबित हो रही हैं। लोगों को आज व्हाट्सएप पे आ जाता है कि आप यूपेटोरियम परफोरेटम नामक दवाई लीजिए और डेंगू में आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा जल्दी से। और शहर के काफ़ी अस्पतालों में जब डेंगू के मरीज एडमिट होते हैं और उन्हें प्लेटलेट चढ़ाने के बाद भी आराम नहीं मिलता है, तब हमारे पास से आकर के होम्योपैथिक दवाइयाँ ले जाते हैं और 1-2 दिन में ही उनके प्लेटलेट काउंट काफ़ी बढ़ जाते हैं, 50,000 से 80,000 तक बढ़ जाते हैं। तो समय के साथ होम्योपैथिक दवाइयों ने जिस तरीके से डेवलपमेंट किया है, मुझे लगता है आज इन दवाइयों का लोगों में काफ़ी प्रचलन बढ़ा है और लोगों पे काफ़ी आराम भी मिल रहा है। और ख़ास जो सबसे बड़ी बात है होम्योपैथिक दवाइयों के प्रयोग को लेकर के, होम्योपैथिक दवाइयों का किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, जिससे लोगों में इसकी और ज़्यादा डिमांड बढ़ी है। और बच्चों में यदि मैं बात करूं तो बच्चों को तो मीठी गोलियां खाना बहुत पसंद होती है, इसलिए भी बच्चों को ये बहुत पसंद है। जिन बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम या साइनोसाइटिस या टॉन्सिलाइटिस हो जाता था, अब पालक उनको होम्योपैथिक दवाइयाँ देने लग गए हैं, तो उससे उनको बार बार सर्दी जुकाम होता बंद होने जा रहा है और उनको इम्यूनिटी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उनके शरीर में बढ़ती जा रही है, तो इससे वो बार बार बीमार नहीं हो रहे हैं। सर, आप आयुष मंत्रालय के वैज्ञानिक चिकित्सक भी हैं, उस नाते हम जानना चाहेंगे कि देश में अभी मौजूदा हालात किस तरह से बने हैं और क्या कुछ अनुसंधान को लेकर काम जारी है। पूरे देश में काफ़ी सारे होम्योपैथी के अनुसंधान केंद्र खुले हैं और उन अनुसंधान केंद्र में हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी असाध्य बीमारियां जो किसी अन्य चिकित्सा प्रणाली से ठीक नहीं हो पा रही हैं, उसके लिए सतत प्रयास किया जाए। होम्योपैथी की ऐसी गाइडलाइन हम लोग बना रहे हैं कि एक एक बीमारी के लिए 5 से 7 होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम दे दिया जाए, जिस पे लोग वहाँ के जो चिकित्सक हैं वो कार्य करें और लोगों को जब सफलता मिले तो हम ये बोल सकें कि ये दवाइयाँ काफ़ी बेहतर इस बीमारी पर काम कर रही हैं। यदि मैं बात करूँ तो कई ऐसी मानसिक बीमारियाँ हैं, आजकल लोग डिप्रेशन के काफ़ी ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। युवा वर्ग, उनको हर छोटी छोटी बात पे लगता है कि डिप्रेशन हो गया है। तो डिप्रेशन या मानसिक बीमारियाँ होम्योपैथिक दवाइयों से काफ़ी बेहतर ठीक हो सकती हैं, उसके लिए अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। आर्थराइटिस के ऊपर अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। जॉइंट से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, चाहे आर्थराइटिस हो चाहे स्पॉन्डिलाइटिस हो, इसी तरीके से स्किन की जो बीमारियां हैं, लोगों को लगता है कि स्किन की बीमारी हो गई एक बार तो कभी ठीक ही नहीं होगी। तो स्किन की बीमारी चाहे एक्जिमा हो, चाहे सोरियासिस हो या डर्मेटाइटिस हो या फिर और कोई जटिल बीमारी हो, उसके ऊपर भी अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। ऐसे ही अस्थमा या साइनोसाइटिस या राइनाइटिस करके बीमारी होती है, जिसमें एलर्जिक बीमारी होती है, बार बार लोगों को सर्दी जुकाम या नाक बहने की परेशानी हो जाती है। तो ऐसी जटिल बीमारियों के साथ साथ हम लोग असाध्य बीमारियां जो ठीक ही नहीं होती हैं, जैसे अप्लास्टिक एनीमिया है, डेंगू है, थैलासीमिया या सिकल सेल एनीमिया या अप्लास्टिक एनीमिया, जहाँ पर केवल यही बोला जाता था कि हर 7 दिन में, 15 दिन में या 25 दिन में ब्लड ही चढ़ाना पड़ेगा या प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा। होम्योपैथिक दवाइयों के इस्तेमाल से ब्लड चढ़ाने का जो जल्दी जल्दी उनको चढ़ाना पड़ता था, उसमें काफ़ी कमी आई है और उनको काफ़ी लंबे अंतराल बाद या तो ब्लड लेना पड़ता है या फिर अब ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। डॉक्टर साहब से ये भी जानना चाहेंगे, ऐसा भी कहा जाता है कि जब होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया जाता है तो बीमारी पहले बढ़ जाती है, उसके बाद कम हो जाती है। क्या ये वाकई इफेक्टफुल है या सिर्फ ये एक बातें होती है? लोगों में यह भ्रांति इसलिए आई कि जब वो होम्योपैथिक चिकित्सक के पास पहुंचते हैं तब वो किसी भी प्रकार का इलाज लेते रहते हैं और उसको अचानक से बंद कर देते हैं। तो जब आप कोई इलाज ले रहे हैं तो उससे बीमारी रुकी हुई है और आप सडनली अगर उस इलाज को या उस दवाई को रोक देंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। और लोगों को यह लगता था कि होम्योपैथिक दवाई लेने से यह बीमारी बढ़ गई। तो मेरा लोगों को यह सलाह है कि आप कोई भी बीमारी के लिए कोई भी इलाज ले रहे हैं तो उस इलाज को तुरंत होम्योपैथिक इलाज के साथ बंद मत करिए। थोड़े दिन तक उसको साथ में आप ले सकते हैं, उससे किसी भी प्रकार का कोई हार्म नहीं होता है, बल्कि और बेहतर ही परिणाम देखने को मिले हैं। तो यह बिल्कुल गलत है कि होम्योपैथिक दवाई लेने से पहले बीमारी बढ़ती है, बाद में कम होती है। बिल्कुल गलत बात है। होम्योपैथी डिसीज़ की बात करें तो पहले अगर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है तो क्या दूसरी दवाइयाँ भी इसी के साथ ले सकते हैं या परहेज़ करना ज़रूरी हो जाता है? बिल्कुल ले सकते हैं। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या थायराइड है या कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए आप कोई भी दवाई ले रहे हैं या एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, तो उसको आप होम्योपैथिक दवाई लेने के साथ भी थोड़े समय तक लगातार
आप ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई हार्म नहीं होता, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये बिल्कुल गलत धारणा है लोगों में, और बल्कि मैं तो कहूँगा उनको लेना ही चाहिए साथ में। यदि आपको ब्लड प्रेशर का परेशानी है या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है और आप तुरंत ब्लड प्रेशर की दवाई बंद कर देंगे तो उसका दुष्परिणाम आएगा शरीर पर। तो होम्योपैथिक चिकित्सा के साथ आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले सकते हैं। रही बात डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ में मेरे पास ऐसे कई मरीज आते हैं जिनका डायबिटीज़ की गोली लेने के बाद उनका ब्लड शुगर लेवल 400, 500 या 600 हो जाता है। तो मैं उनको सलाह देता हूं कि आप थोड़े दिन तक होम्योपैथिक दवाई के साथ साथ ब्लड शुगर की अपनी दवाई लेते रहें। या फिर ऐसे लोग आते हैं जिनका इंसुलिन चलता रहता है, किसी को 40 यूनिट, किसी को 60 यूनिट, किसी को 20 यूनिट, किसी को 10 यूनिट, 2-2 बार 3-3 बार दिन भर में उनको लेना पड़ता था। तो उनको भी मैं ये सलाह देता था कि आप प्रारंभिक अवस्था में होम्योपैथिक इलाज जब स्टार्ट करते हैं तब थोड़े दिन आप इंसुलिन लेते रहिए, और जैसे जैसे आपका ब्लड शुगर कम होता जाए आप इंसुलिन की मात्रा को धीरे धीरे कम करते जाइए। और उस डायबिटोलॉजिस्ट को या जिसको भी आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, उस चिकित्सक के सलाह से ही हम इंसुलिन या डायबिटीज़ के डोज को कम कराते हैं, उनकी दवाइयों को। हम स्वयं किसी को कम करने की सलाह नहीं देते हैं। मेरी यही सलाह रहती है कि आप उस चिकित्सक से भी संपर्क बनाए रखें और उनके सलाह से आप उनको रिपोर्ट दिखाइए कि हमारा रिपोर्ट में यह बदलाव आ रहा है, तो क्या हम मात्रा कम कर सकते हैं, या वो खुद ही उनको लगेगा तो वो कम कर देंगे। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ न्यूरोपैथी या मस्कुलर परेशानी के लिए, यदि डायबिटीज़ के साथ आपको ये परेशानियां हो रही हैं तो उसको भी आप होम्योपैथिक दवाइयों से रोकथाम कर सकते हैं। डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो आपने बहुत फेयर लिस्ट बता दी कि बहुत सारा इलाज इसमें संभव है, लेकिन फिर भी कौन कौन सी होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से खास ट्रीटमेंट है जो किए जाते हैं? मैं यदि बात करूं तो स्किन पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और लोगों को पता भी है। लोग आजकल सीधे हमारे पास आते हैं कि स्किन में हमने दूसरी दवाइयां लिया तो उससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हो गया, या लोग ऑइंटमेंट क्रीम लगा करके आते हैं। लोग 50-50 हज़ार का क्रीम लगा करके आते हैं और ला करके दिखाते हैं कि हमने इतना सारा क्रीम लगा लिया और चेहरा और ख़राब हो गया। तो स्किन में होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कारगर हैं। अगर मैं आर्थराइटिस की बात करूं तो लोगों का वज़न बढ़ने के कारण उनके घुटने आजकल कम उम्र में ही ख़राब होने लगे हैं। तो आर्थराइटिस का रोकथाम और इलाज दोनों ही होम्योपैथिक दवाइयों से किया जा सकता है। इसी तरीके से अप्लास्टिक एनीमिया या एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट या फिर कैंसर जैसी घातक बीमारियों के लिए मैं लोगों को होम्योपैथिक इलाज लेने की सलाह देता हूँ। सर आपसे जानना चाहेंगे, होम्योपैथी 50 मिलीसीमेल पोटेंशियल आखिर होता क्या है? होम्योपैथी में 3 तरह की पोटेंसी ईजाद की गई थी। हमारे जो मास्टर हेनीमैन थे, जिनका 10 अप्रैल को हर साल बर्थडे मनाया जाता है हेनीमैन डे के रूप में, और भारत सरकार ने अभी उसी दिन को विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाना चालू किया है। तो मास्टर हेनीमैन जो खुद एलोपैथिक चिकित्सक थे, उन्होंने देखा कि जब प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने होम्योपैथी का इजाद किया था तब उन्होंने डेसिमल स्केल बनाया था, जिसमें 3x, 2x या 6x या 12x तक की दवाइयाँ बनाई थी। तो उन दवाइयों को देने के बाद उनको लगा कि धीमे धीमे परिणाम मिलते हैं। तब उन्होंने 50 मिलीसीमेल पोटेंसी बनाया, जो बहुत ही फास्ट काम करती है। आज हम 50 मिलीसीमेल पोटेंसी से लोगों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और ऐसी असाध्य बीमारियां जो 30 साल 40 साल के सभी प्रकार की चिकित्सा प्रणालियों के प्रयोग से या इस्तेमाल से नहीं ठीक हो पा रही थी, वो 50 मिलीसीमेल पोटेंसी के दवाइयों से बहुत जल्दी ठीक हो रही हैं। तो 50 मिलीसीमेल पोटेंसी जो होती है वो होम्योपैथी की सबसे हाईएस्ट पावर मानी जाती है, और उसको देने में बहुत आसानी होती है। डिस्टिल वाटर में प्रयोग कराई जाती है, लेने में काफ़ी सुविधाजनक होती है, और उससे दवाइयाँ उन दवाइयों को देने से बीमारी में तुरंत कंट्रोल हो जाता है और बीमारी जल्दी ठीक होने लगती है। सर जाते जाते एक सवाल लेना चाहेंगे, दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और कितना फ़ायदेमंद ये साबित होती है अगर होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया जाता है? तो मैं दर्शकों को यह सलाह देना चाहता हूं कि ऐसी बीमारियां जो हर थोड़े थोड़े दिन में आपको हो रही हैं, चाहे वो सर्दी जुकाम हो, चाहे पथरी हो, चाहे पाइल्स हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, आप पेन किलर दवाई या एंटासिड दवाई लेने के बजाय यदि आप होम्योपैथी ले रहे हैं, या एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लेने के बजाय यदि आप होम्योपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आपको तुरंत उन दवाइयों से आराम मिलेगा, आपको किसी प्रकार का सेडेशन नहीं होगा, और आपको ये जो बार बार होने वाली बीमारियां हैं उससे निजात मिल जाएगा। और ख़ास करके ऐसी बीमारियां
जिनके लिए बार बार ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है, ऐसी बीमारियों के लिए आप एक बार सोचिए कि ऑपरेशन के अलावा आपके पास कोई ऐसा विकल्प है। ऑपरेशन को आप आखिरी विकल्प रखिए। लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन को पहला विकल्प रखते हैं, पहले ऑपरेशन करा लेंगे, फिर जब वही बीमारी हो जाएगी तब हमारे पास आएंगे। तो मैं उनको यह सलाह देना चाहूँगा कि आप होम्योपैथी को लेकर के देखिए। यदि होम्योपैथी से नहीं ठीक होता है तब आप ऑपरेशन कराइए, ऑपरेशन को लास्ट विकल्प के रूप में रखिए। तो ऐसी बीमारियां जो बार बार हो जाती हैं उनके लिए होम्योपैथी सबसे ज़्यादा अच्छे परिणाम दे रही हैं। और बच्चों में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा काम करती हैं। ऐसे युवा जो जल्दी निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको होम्योपैथी लेना चाहिए। इसमें एग्जामिनेशन फंक या एग्जामिनेशन फियर के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, तो उन लोगों को होम्योपैथी अपनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर A.K. द्विवेदी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने आपको बताया कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट कितना ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है और जितनी भी भ्रांतियां हैं उसको आज कहीं ना कहीं क्लियर करने की हमने ज़रूर कोशिश की है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ये सीधे ही बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है, इसलिए इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो देश नहीं विदेशों तक फेमस है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।